परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने फैक्टोरियल का मतलब पढ़ा था। किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 से लेकर n तक के कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज एन फैक्टोरियल। ये आपको बताया था, इस पे हमने क्वेश्चन भी किया था। अब नेक्स्ट आर्टिकल इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p in n factorial, exponent of prime p in n factorial। क्या होता है इसका मतलब, पहले ये समझते हैं। जो भी n फैक्टोरियल है वो कंपोजिट नंबर है। जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है, तो वो क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 मीन्स 120 है। ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर इसका प्रोडक्ट है। जब मैं इसको प्राइम नंबर्स में लिखूंगा तो लिख सकते हैं 2 4 2 इंटू 2, यह जाएगा 2 पावर 3, 3 पावर 1, 5 पावर 1। अगर आप कहें 5 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट कितना है, तो 2 का एक्सपोनेंट 3 है। 3 का एक्सपोनेंट पूछा जाए तो कितना है, 1 है। 5 का एक्सपोनेंट 1 है। 7 का एक्सपोनेंट 0 है। तो प्राइम नंबर p का किसी फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट, जैसे कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है 12, 12 को क्या लिखते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 में अगर आपसे बोले प्राइम नंबर 2 का एक्सपोनेंट क्या है, तो वो है 2। 3 का एक्सपोनेंट कितना है, तो वो है 1। तो ऐसे ही किसी भी n फैक्टोरियल में, अब ये तो छोटे नंबर से तो हम डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं। अगर आपसे बोला गया 20 फैक्टोरियल या 50 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट निकालो, 5 का एक्सपोनेंट निकालो या 3 का एक्सपोनेंट निकालो, तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए, एक्सपोनेंट ऑफ, लिखने का ये तरीका है, ई फॉर एक्सपोनेंट, पी है वो प्राइम नंबर n फैक्टोरियल में, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p। ये प्राइम नंबर के लिए है केवल प्राइम p इन n फैक्टोरियल। फॉर्मूला होता है n अपॉन p, इस n में p से डिवाइड कीजिए और उसका इंटीजर वाला पार्ट लिख लीजिए। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है इसका मतलब होता है इंटीग्रल पार्ट, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, बाद में बताएंगे आपको। तो n बाई पी की इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू लिखेंगे। जो है मान लीजिए 7.8 आ गई इसकी वैल्यू, तो क्या कहेंगे 7, इंटीजर वाली वैल्यू। 7.2 आ गई तो क्या कहेंगे 7। 3.9 आ गई तो भी वैल्यू 3, जो इंटीजर वैल्यू, जस्ट उसके पहले वाला इंटीजर। और इंटीजर आ गई तो इंटीजर ही लिख लेंगे। मान लीजिए 5 आ रहा है तो इंटीग्रल पार्ट 5 है। एन अपॉन पी, फिर एन अपॉन पी स्क्वायर, फिर एन बाई पी क्यूब, ऐसे डिवाइड करते जाना है जब तक ये वैल्यूज डिनोमिनेटर जैसे ही न्यूमरेटर से बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 0.1 आ गया, एन बाई पी पावर 5 में मान लीजिए 0 पावर, या एन बाई पी पावर एस में 0.1 आ गया, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 0। जैसे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो वैल्यू 0 आने लग जाएगी। ये है फॉर्मूला, नोट कर लीजिए। अब जैसे यही क्वेश्चन है ना, 5 फैक्टोरियल, इसके लिए लगा के देखते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 5 फैक्टोरियल, 2 इन 5 फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 5 फैक्टोरियल। देखो 3 तो है वहां से, अब इसी फॉर्मूले से निकाले तो 5/2 लिखोगे पहले, फिर क्या लिखोगे 5/2 का स्क्वायर 4, फिर 5/2 का क्यूब 8, ऐसे लिखेंगे। 5/2 कितना हुआ 2.5, 2.5, लेकिन हमें केवल इंटीजर पार्ट लेना है 2। 5/4 कितना हुआ 1.25, इंटीजर पार्ट कितना हुआ 1। अब जैसे ही डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो अब क्या होगा, ये 0 और 1 के बीच में आएगा। 1 से कम हुआ तो इंटीग्रल पार्ट सब 0 हो जाएंगे, आगे सब 0 आएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर और बड़ा होता जाएगा। तो कितना आ गया 3। तो इस फॉर्मूले से करेंगे तब यही आंसर आएगा। नोट कर लीजिए इसको, और ये लिखिए क्वेश्चन, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ, सर एक बार ऊपर वाला दिखाता, नोट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 50 फैक्टोरियल।
चलिए बाकी सभी लोग क्वेश्चन ये एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 50 फैक्टोरियल यहाँ से स्टार्ट था। यहीं से है बेटा स्टार्ट, और इसके ऊपर तो कुछ है नहीं। सर 22। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 50 फैक्टोरियल कितना है बेटा? 22। 22 ठीक है। Yes, sir, 22. इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करिए। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 50 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे उसे? 50/3, 50/3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, फिर क्यूब करोगे तो 27, फिर पावर 4 लोगे तो 81। जैसे ही डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो फिर आगे लिखने की जरूरत नहीं। 50/3 ना 16 पॉइंट सब वैल्यू आएगी, तो 16 हो जाएगा उसका इंटीजर वाला पार्ट। 50/9 कितना हुआ? 5.5। ये अगला कितना है? 1 पॉइंट, तो उसका इंटीजर पार्ट 1। नेक्स्ट 0 पॉइंट, तो वो 0 हो गया। कितना आंसर आ गया? 22। वैसे और भी आसान तरीका है, देखिए दूसरा तरीका। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 50 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। इस 50 में 3 से डिवाइड करो, कितना आया? 16 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि यहाँ पे किया था। उसका केवल इंटीजर वाला पार्ट लिख लीजिए, जैसे 16, मतलब फर्स्ट स्टेप वही है। फिर क्या कीजिए? इस 16 में 3 से डिवाइड कीजिए। 16 में 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका इंटीजर पार्ट कितना हो गया? 5। फिर अब इस 5 में 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना आ गया? 1। 1 में आप 3 से डिवाइड करेंगे, वो पॉइंट में आएगा, वो सब 0। कितना आ गया आंसर? 22। ठीक है, तो आगे अब ये मेथड लगाएंगे हम लोग। सेकंड मेथड नेक्स्ट लिखेंगे, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 100 factorial. Find exponent of 2 in 100 factorial. सर 99। 99 नहीं बेटा, 99 नहीं आएगा। 97 सर 97। 97 97 सही है। यस सर 97। एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 100 factorial, तो 100 में 2 से डिवाइड किया कितना हुआ? 50। फिर इस 50 में 2 से डिवाइड कीजिए 25, फिर 25 में 2 से डिवाइड कीजिए 12 पॉइंट कुछ आएगा, 12 लिखिए। 12 में 2 से डिवाइड कीजिए 6, 6 में 2 से डिवाइड कीजिए 3, 3 में 2 से डिवाइड कीजिए 1.5 का लिखिए 1, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे, छोटा हो गया, वैल्यू 0 आगे की। ठीक है, ऐड कर लीजिए इसको, ये आंसर है। तो किसी भी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट निकालना हो तो ये मेथड है, समझ रहे हैं? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 10 in 100 फैक्टोरियल। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ zeros at the end of सर 24। 100 फैक्टोरियल। ठीक है, कितने जीरो होंगे 100 फैक्टोरियल के एंड में? सर 24। 10 के एक्सपोनेंट के बराबर ही होगा। जो 10 का एक्सपोनेंट आएगा उतने ही जीरो आएंगे। जैसे 500 में क्या है? 2 जीरो है, तो उसको आप 5 × 10 पावर 2 लिख सकते हो। तो 10 का एक्सपोनेंट कितना हुआ? 2। तो 5 के बाद कितने जीरो है? 2। तो एक्सपोनेंट ऑफ 10 in 100 फैक्टोरियल, किसी का आंसर 11 भी आ रहा है? सर 24। Yes, sir. सर Yes, 24। sir. 11. 11 आ रहा है। तो देखो 11 में क्या मिस्टेक हो रही है कि हम डायरेक्ट यही फार्मूला लगा रहे हैं।
100 फैक्टोरियल के लिए यही फॉर्मूला लगा दिया, एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल, 100 अपॉन 10 10, फिर 10 बाई 10 1, ये आ गया 11। लेकिन ये मेथड सही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये है प्राइम नंबर के लिए, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल, ये 10 प्राइम नंबर नहीं है। अभी इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे 2 प्राइम नंबर था, 3 प्राइम नंबर था, है कि नहीं? और ये देखो आर्टिकल कहाँ स्टार्ट किया हमने, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल, उसके लिए फॉर्मूला है। तो अब ये 10 जो है प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है। अब 10 कौन से दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, 2 और 5 का। तो हम इसमें 2 का एक्सपोनेंट निकालेंगे और 5 का पहले। तो 2 का तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और इसी में 5 का एक्सपोनेंट निकालिए 100 फैक्टोरियल में। कितना होगा 100 बाई 5 कितना हुआ 20, 20 बाई 5 कितना हुआ 4, 4 बाई 5 फिर 1 से कम हुआ वो सब 0, मतलब आ गया 24। तो 5 का एक्सपोनेंट अगर हम इसमें निकालते हैं तो आता है 24। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, ये 100 फैक्टोरियल हो या कोई भी दूसरा n फैक्टोरियल है, वो एक कंपोजिट नंबर है, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 100। उसको जब हम लिख रहे हैं तो 2 पावर क्या आ रहा है, 2 का एक्सपोनेंट 97 था तो 2 पावर 97 आ रहा है, 3 का भी कुछ पावर आ रहा होगा, फिर 5 का पावर आ रहा है 24, फिर 7 का आ रहा होगा, ऐसे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट आ रहे हैं। हम चाहते हैं इसमें 10 का एक्सपोनेंट क्या हो, तो 10 का एक्सपोनेंट क्या होगा, 2 और 5 से मिलकर बनेगा। हम इस 2 पावर 97 इंटू 5 पावर 24 को एक साथ लेकर के इसमें देखिए, इसको ले सकते हैं 2 इंटू 5 रेस टू द पावर 24 इंटू 2 पावर 73, 73 प्लस 24 97 हो जाएगा 2 का एक्सपोनेंट, और 5 का एक्सपोनेंट 24 ही रहेगा। ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम? ये 10 का एक्सपोनेंट कितना हो गया, 2 इंटू 5, 10 का एक्सपोनेंट आ गया 24, जो किसके बराबर है, एक्सपोनेंट ऑफ 10 और नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं 24, जो एक्सपोनेंट ऑफ 5 के ही बराबर है। क्योंकि जब भी आप 100 फैक्टोरियल में या किसी n फैक्टोरियल में 2 का और 5 का दोनों का एक्सपोनेंट निकालोगे तो हमेशा 5 का एक्सपोनेंट कम आएगा और 2 का एक्सपोनेंट हमेशा ज्यादा आएगा। होगा ऐसा? तो जो 5 का एक्सपोनेंट है उसी के इक्वल 10 का एक्सपोनेंट होगा, क्योंकि उतने ही 2 आप ले लोगे और उसको 5 के साथ कंबाइन करके 10 का एक्सपोनेंट बना लोगे। तो जब भी किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस एंड में पूछे जाए या 10 का एक्सपोनेंट पूछा जाए तो वो 10 का एक्सपोनेंट 5 के एक्सपोनेंट के ही इक्विवेलेंट है। उसको सॉल्व करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस and the number of zeros at the end of 2025 factorial, 2025 factorial। Sir, 517. तो नंबर ऑफ जीरोस मीन्स एक्सपोनेंट ऑफ 10 है, एंड दैट इज सेम एज एक्सपोनेंट ऑफ 5। तो हमें इसे एक्सपोनेंट ऑफ 5 कैलकुलेट करना है 2025 फैक्टोरियल में। 2025 में 5 से डिवाइड करो, कितना आया 405, फिर 405 में डिवाइड करो 5 से, कितना आया 81, 81 में 5 से डिवाइड करो 505. 16, फिर 16 में 5 से डिवाइड करो 3, हुआ ना 1900 प्लस 5 कितना हो गया 505। यही है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखा जाए तो उसके लास्ट में 550 आना चाहिए। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक में कुछ बेसिक पॉइंट पहले पढ़ा हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पढ़ा, एडिशन प्रिंसिपल देखा, फैक्टोरियल का मतलब देखा और एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल देखा। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन भी नहीं देखी है, अब हम डेफिनेशन और इनकी बात करते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पहले बात करते हैं परम्यूटेशन के बारे में। परम्यूटेशन का ही सिनोनिम है अरेंजमेंट। सिनोनिम है मतलब इन दोनों वर्ड का एक ही मतलब है। कहीं क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, दोनों का एक मतलब होगा। ठीक है, अरेंजमेंट मतलब जो है कि अगर मान लीजिए 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी, आपको 3 प्लेसेस पे अरेंज करने, तो ए बी सी लिख रहे हो आप या बी ए सी लिख रहे हो या सी ए बी लिख रहे हो, ये सभी अलग अलग अरेंजमेंट है। मतलब वेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, किस ऑर्डर में ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट इन परम्यूटेशन। तो लिखेंगे इसमें फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ permutations, number of permutations or arrangements of n different objects taken r at a time, एक बार में r लेकर के अरेंजमेंट करना हो। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख ले। वैसे इस तरह की लैंग्वेज हो तो हम यही कहेंगे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब एक ऑब्जेक्ट को फिर से रिपीट नहीं कर सकते। देन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होंगे, मान लीजिए कि a1 a2 a3 a4 ऐसे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे आपके पास, r प्लेसेस थे 1 2 3 4 5 r प्लेसेस पर इन r ऑब्जेक्ट्स को, इनमें से r ऑब्जेक्ट्स लेने हैं मुझे, अरेंज करना है। तो फर्स्ट प्लेस पर इन n ऑब्जेक्ट्स में से मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, n। मान लीजिए आपने a1 रख दिया, तो अब आप a1 को सेकंड प्लेस पे नहीं रख सकते, रिपीटेशन अलाउड नहीं। तो सेकंड प्लेस के लिए n-1 ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे। मान लीजिए a3 रख दिया, तो बाकी बचे n-2 में से किसी एक प्लेस रखेंगे थर्ड पे। तो थर्ड पे हम n-2 लिख रहे हैं, सेकंड के लिए n-1 रख रहे हैं, फर्स्ट के लिए n-0 रहा है, फोर्थ के लिए n-3 है। तो r के लिए क्या होगा, n-r-1 r के लिए। देखिए 4 के लिए 4 से एक कम n-3 माइनस किया गया, 3 के लिए n-2 माइनस किया गया। इन सभी का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि सभी प्लेसेस फिल हो जाएंगे तभी r ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, अब इसी को देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग। ये हो गया n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू n-r+1, n-r+1। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n-r। क्या मल्टीप्लाई किए, 1 2 3 अप टू n-r। तो इसी से डिवाइड भी करेंगे। अब न्यूमरेटर देखिए तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट बन गया है 1 2 3 अप टू n तक का। तो 1 2 3 अप टू n तक के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, n फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर है 1 से लेकर n-r तक का कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट, देयरफॉर दिस विल बी n-r फैक्टोरियल। और इसी को हम कहते हैं npr, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब npr कहीं लिखा हो तो उसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। p है परम्यूटेशन वर्ड से, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशंस
किया जा रहा है, जहां रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसी को लिखने का एक और भी तरीका है, p ब्रैकेट में n कामा r, ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे ज्यादातर फर्स्ट वे में लिखा हुआ मिलेगा, नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला है NPR बराबर है n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल। कोई डाउट है किसी को? नोट कर लें स्टार्टिंग से, यही है फर्स्ट फॉर्मूला। अब यही अगर n ऑब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे बताइए? सभी प्लेसेस पे अरेंज करना है, सभी को एक साथ लेकर के। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, मतलब सभी को एक साथ लेकर के हम परम्यूटेशन करें। यहाँ n में से r ऑब्जेक्ट लिए थे, यहाँ में n में से n सभी ऑब्जेक्ट लेने, n प्लेसेस पे ही अरेंज करना है, मतलब 5 ऑब्जेक्ट 5 प्लेसेस पे अरेंज करना हो तो npn, और npn की वैल्यू क्या होगी? n फैक्टोरियल अपान n माइनस n फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल अपान 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अब आप यहाँ से कह सकते हो 0 फैक्टोरियल 1 क्यों है, कैसे? देखो अगर मैं n प्लेसेस पे ऐसे लिखता, just carry n ways n minus 1 n minus 2 up to 1, किया था, दैट इज n फैक्टोरियल। और ये बराबर जब मैं npn लिखूंगा और फॉर्मूले से लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो वहां से 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। नोट करेंगे? किसी को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ये है परम्यूटेशन वर्ड मीनिंग, परम्यूटेशन और अरेंजमेंट। सेकेंड वर्ड है कॉम्बिनेशन, देखते हैं उसको। कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन कहीं लिखा हो और सिलेक्शन लिखा हो, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन और नंबर ऑफ सिलेक्शन दोनों का एक ही मतलब है, सिनोनिम है एक दूसरे के। यहाँ पर क्या होगा? ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, वेयर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। यह कि देखिए ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट्स है, इसमें से आपसे कहा गया 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट कीजिए तो आपने एबीसी सेलेक्ट किया या बी ए सी सेलेक्ट किया, सेलेक्ट तो यही 3 हुए, ये दोनों सेम लिए जाते हैं। या सी ए बी सेलेक्ट कीजिए, ये सब एक ही है, जो कि अरेंजमेंट में अलग अलग होते हैं लेकिन सिलेक्शन में सेम है। ठीक है, तो लिखते हैं इसके लिए मामला, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, number of combinations or selections of R objects out of n different objects, out of n different objects। इसके लिए फॉर्मूला है, ये होता है NCR, कैसे आए वो बाद में अभी लिखेंगे।
वही सी कॉम्बिनेशन वर्ड से लिया गया, जैसे वहां परम्यूटेशन वर्ड से पी लिया था NCR। इसको लिखने का एक और भी तरीका है, सी ब्रैकेट में n का मार, जैसे पी ब्रैकेट में n का मार लिखा था वैसे ही एक और मेथड है। ऐसे दो, ठीक है, ब्रैकेट के बीच में स्मॉल ब्रैकेट में NR, ऊपर नीचे लिखना है, डिवाइड वगैरह कोई साइन नहीं बनाना है, ये सिंबल है, इसका मतलब होता है NCR। NCR को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है, इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है NCR का। अब कैसे आया इसको भी देखते हैं। Let n different objects be, let n different objects be A1, A2, A3 up to AN। ये n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें से हमें r ऑब्जेक्ट्स का अगर अरेंजमेंट करना होता तो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, NPR। अभी हमें सिलेक्शन करना है, n प्लेसेस r प्लेसेस पे केवल सेलेक्ट करना है, तो वहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन मान लो इसके करस्पॉन्डिंग A1, A2, A3, A4, जैसे कि मान ये एक अरेंजमेंट था यार, r प्लेसेस पे मान लो r ऑब्जेक्ट होते या n ऑब्जेक्ट थे तो n प्लेसेस पे n फैक्टोरियल में अरेंज हो रहे थे। ऐसे ही r ऑब्जेक्ट आपके पहले मान लीजिए सेलेक्ट हो गए, तो वो आपस में कितनी तरीके से अरेंज हो सकते हैं, r फैक्टोरियल। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको 3 ऑब्जेक्ट दिखाए थे ABC, ये आपस में कितना तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। जो ABC एक तरीका है, दूसरा है ACB, तीसरा है BAC, BCA, CAB, CB। देखो ये टोटल आएंगे 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 वेज। ऐसे ही यहाँ पे r ऑब्जेक्ट्स हैं तो r फैक्टोरियल आएंगे, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग सिलेक्शन क्या है, एक ही। ये अरेंजमेंट है लेकिन सिलेक्शन तो एक है। हम ये कर सकते हैं r फैक्टोरियल अरेंजमेंट। अगर इनसे मैं r ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करता तो r फैक्टोरियल अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग मुझे केवल एक सिलेक्शन मिलता। मैं ये कर सकता हूँ, एक अरेंजमेंट जो है 1/r फैक्टोरियल सिलेक्शन के इक्विवेलेंट है। और यहाँ पे अरेंजमेंट आते कितने हैं हमारे पास, NPR अरेंजमेंट आते हैं, तो सिलेक्शन कितने होंगे, NPR/r फैक्टोरियल सिलेक्शन। NPR की वैल्यू कितनी थी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और ये इंटू r फैक्टोरियल हो गया। यही नंबर ऑफ सिलेक्शन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये सिलेक्शन आते हैं। यही हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NCR से, जो कि NPR/r के बराबर है, r फैक्टोरियल के बराबर। नोट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं NPR/r फैक्टोरियल की NCR होता है, इसकी वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होती है। फॉर्मूले में देखें तो हम NCR का यूज बहुत ज्यादा करते हैं कंपेयर टू NPR का। इवन जहां परम्यूटेशंस भी आ रहे होते हैं वहां भी हम ज्यादा बेटर वे ये रखते हैं कि जो परम्यूटेशन है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले सिलेक्शन कर लेते हैं NCR, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो r फैक्टोरियल को तो r फैक्टोरियल के बराबर। तो मतलब r ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन अगर आपको करना है तो पहले आप r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उन्हीं को r प्लेसेस पे अरेंज कर दीजिए। क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल टू फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ r ऑब्जेक्ट्स हैं तो फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स
एंड देन और इनटू, एंड लिखा है मतलब प्रोडक्ट हो गया, एंड देन अरेंजिंग देम एट आर प्लेसेस, एंड लिखा है ना, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा तो इनटू आर फैक्टर। तो ज्यादातर क्वेश्चन में जहां हमें अरेंजमेंट भी पूछते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन भी पूछते हैं, वहां हम पहले सिलेक्शन कर लेते हैं फिर अरेंज करते हैं। अब एनसीआर की यूज ज्यादा होती है, तो एनसीआर की वैल्यूज देखते हैं कुछ। जैसे अगर आपसे कहा जाए एनसी नॉट की वैल्यू बताओ, एन में से 0 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 0 मतलब कुछ नहीं सेलेक्ट करना, कुछ नहीं सेलेक्ट करना भी एक तरीका है, तो उसके कितने तरीके होते हैं? 1। एनसी नॉट की वैल्यू होती है 1। ताकि अगर आप फॉर्मूले से निकालोगे तो उससे भी आ जाएगा एन फैक्टोरियल, आर की वैल्यू क्या लिखोगे? 0 फैक्टोरियल एन माइनस 0 फैक्टोरियल, एन माइनस 0, एन फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगर आपसे कहें NC1 की वैल्यू बताओ, एन में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके एन होते हैं, फॉर्मूले से निकालेंगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल कितना हुआ? एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ये एन माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, कितनी वैल्यू आ गई? एन। NC1 एन है। NC2 कितना है? एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखिए इससे कैलकुलेट करेंगे तो एन फैक्टोरियल फॉर्मूले से 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2 फैक्टोरियल। इस एन फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हो, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हुआ, यही है एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। छोटी वैल्यूज हो खासतौर से तो आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि NC3 लिखा है वैसे लिखो, यहाँ 3 लिखा है ना, तो पहले लिखो n, 3 टर्म लिखने हैं, फिर n माइनस 1 फिर n माइनस 2, कितने टर्म हो गए देखिए न्यूमरेटर में? 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। NC4 लिखा है, क्या लिखोगे? n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अपॉन 4 टर्म हो गए, 4 टर्म लिखिए अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो अब कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखाओ, क्योंकि क्वेश्चंस में काफी आएगा। बताइए सभी लोग 5C2 की वैल्यू, 5C2 कितना होगा? 10 10। देखिए 5C2 ऐसे निकालना है आपको, 5 2 है ना, तो इनटू फिर 1 एक कम कर दिया 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2, मतलब ये हो गया 20 बाई 2 10। सेकंड 6C3, सर 20 20 6 फिर क्या लिखोगे? 5 फिर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 6, ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 20 अपॉन 6 until 20। 7C3, सर 35 तो देखो वही 7 6 फिर 5, 3 टर्म लिखेंगे, 3 है अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 से कैंसिल हुआ, तो इसकी वैल्यू 35। 8C4, 8C4 सर 70 क्या हुआ? 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24, इससे कैंसिल किए 4 और इससे कैंसिल किए 2 मल्टीप्लाई किए 70। ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग? 12C2, सर 66 12 इंटू 11 बाई 2 फैक्टोरियल 2, तो कैंसिल हुआ 6 66। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं एनसीआर ज्यादा आसानी से। छोटी वैल्यूज को, बहुत बड़ी वैल्यू हो लिखा हो 20C10, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ही आंसर छोड़िए। चलो कुछ और बता दें आपको पॉइंट।
थर्ड एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर होता है। एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर होगा। क्यों? देखिए एन सी आर की वैल्यू क्या होगी, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और यही अगर हम एन सी आर कैलकुलेट करें तो एन सी एन माइनस आर की जगह लिखोगे एन माइनस आर, ये बनेगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखोगे, एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर की जगह लिखोगे एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर की जगह एन माइनस आर, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर एन एन कैंसिल, कितना हो गया आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, मतलब वही आ गया वापस, दैट इज एन सी आर। तो एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर होता है। मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आर ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो, अगर एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हो तो एलएचएस में लिखा है नंबर ऑफ सिलेक्शन आर ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर आपने आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो बाकी बचे एन माइनस आर ऑब्जेक्ट को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया एक तरह से। और आप ये कह सकते हो हमने नंबर ऑफ रिजेक्शन ऑफ एन माइनस आर ऑब्जेक्ट रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, मतलब बाकी रिजेक्ट हो रहे हैं, तो जितने तरीके से आप रिजेक्ट कर रहे हो बाकियों को, उतनी तरीके से रिमेनिंग बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, या जितने सेलेक्ट हुए तो बाकी रिजेक्ट हो गए। अगर 4 ऑब्जेक्ट में से आपने 3 को सेलेक्ट किया तो एक रिजेक्ट कर दिया, या आप एक रिजेक्ट कर दोगे तो बाकी बचे 3 सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इससे आप ये भी कर सकते हो एन सी नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी, एन सी एन के, दोनों की वैल्यू 1 होगी। एन सी नॉट निकाला था ना अभी 1, एन सी 1 की वैल्यू एन सी एन माइनस 1 के बराबर होगी, कितनी होगी एन, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे 12 सी 10 की वैल्यू बताओ तो क्या कहोगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, 12 सी 6 बताओ, 12 सी 12 माइनस 10 मतलब 12 सी 2 के ही बराबर होगी। और 12 सी 2 हमें आसानी से पता है, हम 12 इंटू 11/2 करेंगे आ जाएगा 66, तभी निकाला था, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे 8C7 बताओ तो 8C7 नहीं बताना है उसको, आपको क्या बताना है 8C1 दैट इज 8। समझ रहे हैं, कोई डाउट? नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे फोर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है, एन सी आर प्लस एन सी एन माइनस आर। ज्यादा यूज वैसे इसका बाइनोमियल में आपको मिलेगा, या वहां भी ये फॉर्मूले आपको मिलेंगे एनसीआर वाले, एनसीआर प्लस एन सी एन माइनस आर बराबर होता है एन प्लस 1 सी आर, एनसीआर प्लस एन सी एन माइनस आर बराबर क्या होगा, एन प्लस 1 सी आर। देखते हैं तो इसका एलएचएस एनसीआर की वैल्यू कितनी है, सॉरी एनसी गलत लिख दिया फॉर्मूला, एनसीआर और एनसीएन माइनस आर तो बराबर होते हैं, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 लिखिए, ठीक करिए इसको, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 बराबर एन प्लस 1 सीआर, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एनसीआर की वैल्यू कितनी हुई, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही एन सी आर माइनस 1 कितना होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ये होगा एन फैक्टोरियल, तो दोनों न्यूमरेटर में सेम है, आर फैक्टोरियल को आप आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, इधर आरएचएस में ये क्या बन गया, एन माइनस आर प्लस 1, एन माइनस आर प्लस 1 क्या होगा,
n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हो। n फैक्टोरियल कॉमन, अब दोनों का एलसीएम देखिए क्या है, r माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस वन फैक्टोरियल तो है दोनों जगह, तो n माइनस आर फैक्टोरियल। एक्स्ट्रा क्या टर्म है, r है और n माइनस आर प्लस वन है, तो यहाँ आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन और इधर बन जाएगा प्लस आर, ये होगा। तो न्यूमरेटर में देखिए r ये कैंसिल, n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल कितना हो गया, n प्लस वन फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल कितना आ गया, r फैक्टोरियल। n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये कितना बन जाएगा, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। या आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। सेकंड टर्म को n प्लस वन माइनस आर ऐसे लिख सकते हैं, n माइनस आर प्लस वन को। ये किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, n प्लस वन सी आर, ये आर एच एस। n प्लस वन सी आर क्या होगा, n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल। नोट करेंगे। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं एनसीआर से रिलेटेड, लेकिन वो जनरली किस में यूज होती है, बाइनोमियल में, तो वहां पे बता देंगे आपको कई प्रॉपर्टीज हैं एनसीआर की। ठीक है, अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि कहाँ पर और कैसे अप्लाई करेंगे इनके कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन no three of which are collinear, no three of which are collinear. Find first number of straight lines, second number of triangles, formed by joining them. नोट कर लें फॉर्मूले और फिर ये क्वेश्चन लिखिए। सर फैक्टोरियल के फॉर्म में बताना, नहीं ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि अगर आपके पास आंसर आ जाता है NC2 तो आप NC2 आंसर बता सकते हो, NC3 आ जाता है NC3 बता सकते हो। जब आपके पास आंसर हो 5C3 तो आपको वैल्यू बतानी चाहिए, आपको बताने 10C3 आता है तो वैल्यू बतानी चाहिए। अब n के टर्म में है तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं कि n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू ऐसे लिखने का कोई, जो सिंपलेस्ट फॉर्मेट लग रहा है ना उस सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आंसर बताते हैं। ओके सर। n पॉइंट्स हैं एक प्लेन में, कोई भी तीन एक लाइन पर नहीं है, दो से तो एक लाइन हमेशा बनेगी। देखिए अगर प्लेन में दो पॉइंट है तो वो हमेशा कोलिनियर होंगे, दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो लाइन मिलेगी, लेकिन तीन पॉइंट कभी भी लाइन पे नहीं होते। तो अगर मैं यहाँ बनाता हूँ P1 P2 P3 P4 P5 P6 ऐसे लिख ले अप टू Pn, ये n पॉइंट्स हैं। सबसे आसान तरीका क्या है, इसको एक सर्कल पे मैं बना लूँ। तो अब आप देख लीजिए, दो पॉइंट ज्वाइन करोगे तो लाइन मिलेगी, ठीक है, लेकिन कोई भी तीन पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं होंगे।
कोई भी दो ज्वाइन करो एक लाइन मिल रही है, सबसे अलग अलग लाइन मिल रही है। जब मैंने P2 P6 ज्वाइन किया तो एक लाइन मिली, लेकिन P6 P2 ज्वाइन किया तो भी वही लाइन मिली। तो यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, P2 P6 करो या P6 P2 करो, लाइन तो वही रहेगी। P1 को आप किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करो सबसे अलग अलग लाइन्स मिलेंगी, P2 को भी किसी से भी ज्वाइन करो सबसे अलग अलग लाइन मिलेंगी। तो एक लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत है, तो n पॉइंट्स में से आप क्या करिए 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कीजिए सबसे अलग लाइन मिलेगी। P1 P3 सेलेक्ट हुआ तो अलग मिलेगी, P1 P6 सेलेक्ट हुआ अलग मिलेगी, P1 P5 सेलेक्ट हुआ अलग मिल रही है, P3 Pn-2 सेलेक्ट हुआ अलग लाइन मिल रही है। लेकिन वहां अरेंजमेंट नहीं है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, P1 P2 लिखो या P2 P1 लाइन सेम होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस की जब आप बात करेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो n में से आप एनी 2 पॉइंट सेलेक्ट कीजिए और उन 2 पॉइंट से एक लाइन मिल रही है इनटू 1 कह सकते हैं आप, क्योंकि अरेंजमेंट और नहीं है। तो यही आंसर है NC2 फर्स्ट का। कोई डाउट फर्स्ट पार्ट में? सेकंड पार्ट के लिए कह रहे हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, Sir, NC3. नंबर ऑफ सर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स बनाने के लिए हमें 3 वर्टेक्स की जरूरत है। अब मैं P1 Pn-2 P6 लिया, ये एक ट्रायंगल बना, ठीक है। ट्रायंगल ABC बनाओ या BCA बनाओ, P6 Pn-2 P1 बनाओ या Pn-2 P1 P6 बनाओ, सेम ट्रायंगल बनेगा। मतलब फिर से हमें यहाँ केवल सिलेक्शन करना है NC3 और 3 वर्टेक्स चाहिए इस बार, और कोई भी 3 सेलेक्ट करो सबसे अलग अलग ट्रायंगल मिलेंगे, अगर तीनों वर्टेक्स डिफरेंट हैं तो, या कोई 2 सेम है लेकिन तीसरा डिफरेंट है तो भी, तीनों सेम नहीं होने चाहिए। तो 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, उससे सबसे एक ट्रायंगल, तो आंसर हो गया NC3। यही आंसर है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर यही 10 होता 10C3 आप सिंप्लीफाई करते तब एग्जैक्ट आंसर बताएंगे, n के टर्म में है तो यही आंसर है NC2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन लिखते हैं सेम कंसेप्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसको, देयर आर 10 पॉइंट्स in a plane. There are 10 points in a plane. No 3 being collinear. No 3 being collinear except for which are on the same line. Find. First part है number of straight lines. Second, number of triangles formed by joining them. तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, कितनी स्ट्रेट लाइंस बन सकती हैं, ये कैलकुलेट करना है। 10 पॉइंट्स है, कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, लेकिन 4 को छोड़ के 4 पॉइंट ऐसे हैं जो एक ही लाइन पर है, उन चारों को छोड़ दे तो फिर आप कोई भी 2 ले, एक लाइन पे मिलेंगे, लेकिन कोई भी 3 एक ही लाइन पे नहीं मिलेंगे। सर 45। 45 फर्स्ट का आंसर नहीं बेटा, इसमें एक केस ये भी है ना, क्या है कि 4 पॉइंट एक ही लाइन पर है, उस केस को भी ध्यान देना। ओके सर। बनाने की कोशिश करें सभी लोग। सर 40। 40 देखते हैं
पहले डायग्राम में मैं कैसे वो बना लेता हूँ। 10 पॉइंट्स है टोटल। 6 पॉइंट को तो मैं एक सर्कुलर पार्ट पे रख लेता हूँ, क्योंकि इनमें से कोई भी 2 रखेंगे तो एक लाइन पर आ जाएंगे, लेकिन 3 एक लाइन पे नहीं होने चाहिए। ऐसे मैंने 6 पॉइंट रखे। अब 4 पॉइंट्स ये कर रहा है एक ही लाइन पर है, तो मैं इन 4 पॉइंट्स को इस तरह से एक लाइन पे ले लेता हूँ। अब देखिए, अब आप इसमें से इन 4 को छोड़ के कोई भी 2 पॉइंट लोगे लाइन मिलेगी, लेकिन 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं मिलेंगे आपको। ये 2 एक लाइन में मिलेंगे, लेकिन कोई भी 3 लीजिए कोलिनियर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इस पर ऑब्जर्व करते हैं नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए 2 मेथड है। पहला मेथड तो यह है कि आप टोटल पहले निकाल लीजिए। 10 में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, एक लाइन मिली। जैसे पहले कर रहे थे 10C2, 10 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, 10C2 के टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुई। लेकिन इन 10C2 में कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है वो P7 P8 सेलेक्ट हुए हो सकता है P8 P9 सेलेक्ट हुए हो, P9 P10 सेलेक्ट हुए हो, या P7 P9 सेलेक्ट हुए हो, या P7 P10 सेलेक्ट हुए हो, या P8 P10 सेलेक्ट हुए हो। इन सभी 6 केसेस में आप देखेंगे यही सेम लाइन, P7 P8 सेलेक्ट करो तब भी यही लाइन मिलेगी, P7 P9 तब भी यही लाइन मिलेगी। तो यही लाइन काउंट हो रही है। कितनी बार काउंट हो रही है? इन 4 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट जितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो उतनी बार ये काउंट हो रही है। 4C2 की वैल्यू होती है 6, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ये लाइन काउंट हो रही है। लेकिन काउंट हमें इसको कितनी बार करना था? केवल एक बार। तो हमने इसको, ये जो 10C2 में है, इसको हमने इसको 4C2 टाइम्स काउंट कर लिया। तो हमने इसको माइनस कर दिया, और माइनस किया तो क्या हो गया? अभी हमने इसको 0 टाइम्स काउंट किया है, तो लेकिन एक बार तो काउंट करेंगे, ये भी तो एक लाइन बन रही है, तो +1। तो 10C2 की वैल्यू हो गई 10 × 9/2, 4C2 हुआ 4 × 3/2 +1, यह है 45 - 6 +1, दैट इज 40। ये है। एक दूसरा भी मेथड है इसका, देखिए सेकंड मेथड, नंबर ऑफ लाइन। ध्यान से समझिए सभी लोग। देखिए, ये सर्कुलर पार्ट में से अगर मैं 6 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो एक लाइन मिलेगी 6C2। या तो ऐसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 2 ग्रुप बनेंगे, एक सर्कुलर पार्ट वाला और एक ये लाइन वाला। तो इस ग्रुप में से मैंने कोई भी 2 पॉइंट लिए तो लाइन बनी। या फिर क्या हुआ होगा, एक पॉइंट यहाँ से लिया होगा, एक पॉइंट यहाँ से लिया होगा। इधर 2 पॉइंट यहाँ से लो, या फिर दोनों से एक एक पॉइंट लो। तो इस सर्कुलर पार्ट से एक पॉइंट लोगे कितने तरीके? 6C1। एंड इससे एक पॉइंट लोगे P7 P8 P9 P10 में से। इन 4 में से एक पॉइंट कितने तरीके से लोगे? 4C1। या फिर क्या होगा, दोनों पॉइंट यहाँ से लोगे। अब दोनों पॉइंट यहाँ से लोगे तब तो सेम लाइन मिलेगी, तो उसके लिए 4C2 नहीं लिखेंगे, उसके लिए एक तरीका है 1। 6C2 निकाल लो वैल्यू 15, 6C1 6 है, 4C1 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 24 + 1 25 + 15, कितना आंसर आएगा? 40। तो मेथड कोई भी हो, सही तरीके से लगाएगा तो आंसर सेम आएगा 40। नोट करें। और सेकंड पार्ट इसका बना के बताइए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए भी ये दोनों मेथड लग जाएंगे। बनाइए और बताइए क्या आंसर आएगा। So 160. 3 - 4C3. हाँ, कितना बताया बेटा? 100 160. 116, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, जैसे एक बार ये डायग्राम बना लेते हैं। P1 P2 P3 P4 P5 P6 ये 6, और यहाँ पर 4 पॉइंट 10। ठीक,
तो हमने 10 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट किया, 10C3, लेकिन इन 4 पॉइंट्स में से अगर 3 पॉइंट सेलेक्ट हुए होंगे तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर ये 3 पॉइंट सेलेक्ट हुए तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, या ये 3 हुए तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ये इनमें से 3 पॉइंट कितने तरीके से सेलेक्ट होंगे, 4C3, वो भी इसी 10C3 में होगा। लेकिन इस बार +1 नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी 3 लीजिए, ट्रायंगल नहीं बन रहा। वहाँ एक लाइन थी, वहाँ लाइन कैलकुलेट करनी थी, यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है इनसे। 10C3 की वैल्यू कैलकुलेट करिए, 120 आएगी, 4C3 की वैल्यू 4 आएगी, तो आंसर कितना हो गया, 116। या फिर दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं आप, जैसे पहले बताया आपको, P1 P2 P3 P4 P5 P6, 6 पॉइंट है यहाँ पर और 4 पॉइंट इधर है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे, इस सर्कुलर पार्ट में से 6 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, 6C3, 6 में से कोई भी 3, या फिर क्या हुआ होगा, 2 पॉइंट यहाँ से, 1 पॉइंट यहाँ से, 6C2 इंटू 4C1, और 1 पॉइंट सर्कुलर पार्ट से लीजिए, 2 पॉइंट यहाँ से लीजिए, तो 6C1 इंटू 4C2, उससे भी अलग अलग ट्रायंगल बनेगा। यहाँ से 1 और इससे 2, ये 2 लेंगे तो अलग ट्रायंगल बनेगा, ये 2 लेंगे अलग ट्रायंगल बनेगा, ये 2 लेंगे अलग ट्रायंगल बनेगा, सबसे अलग अलग नहीं, लेकिन इससे तीनों नहीं ले सकते। यही आंसर, 6C3 की वैल्यू होती है 20, 6C2 15 इंटू 4C1 4, 6C1 6, 4C2 6, 36 प्लस 60 प्लस 20 कितना हो गया, 116। नोट करिए, और कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अब आप ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट डीपीपी को। नेक्स्ट डीपीपी कौन सी है, स्पेशल डीपीपी 2। डीपीपी 1 हमने डिस्कस की थी पहले, और डीपीपी कर सकते हैं। कोई डाउट है इसमें तो आप बताइए।